बड़ी खबर, रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मिला मैसेज। रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए झारखंड जगुआर का बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर संदिग्ध वस्तु की जाँच की जा रही है। पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कूप निर्माण की राशि के बदले घूस लेते रोजगार सेवक गिरफ्तार, एसीबी ने 7,000 के साथ रंगे हाथ पकड़ा। एंटी करप्शन ब्यूरो की पलामू टीम ने शुक्रवार को रिश्वत लेते एक पंचायत रोजगार सेवक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रोजगार सेवक की पहचान जितेंद्र कुमार राम के रूप में की गई है। वह पलामू जिले के नौडिहा बाजार प्रखंड में पदस्थापित थे। जानकारी के अनुसार रोजगार सेवक ने कूप निर्माण योजना में राशि आवंटन करने के एवज में लाभार्थी से रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत लाभार्थी ने एसीबी से की। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन किया। जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने धावा दल का गठन किया। शुक्रवार को तय योजना के अनुसार लाभार्थी ने जैसे ही रोजगार सेवक को 7,000 रूपए रिश्वत दी, पहले से मौजूद एसीबी की टीम ने उन्हें मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रोजगार सेवक का हाथ धुलवाया गया, जिसमें पानी का रंग बदल गया और रिश्वत लेने की पुष्टि हो गई। एसीबी की टीम आरोपी रोजगार सेवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए मेदिनीनगर ले आई है। मामले में पूछताछ जारी है। धनबाद के पलानी में नकली शराब बरामद, उत्पाद विभाग की छापेमारी में एक गिरफ्तार, 25,000 रूपए की शराब बरामद। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पलानी गांव में उत्पाद विभाग ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की है। सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में नकली अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान में जिला पुलिस बल का भी सहयोग लिया गया है। उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि पलानी स्थित शिवचरण महतो के घर में अवैध रूप से नकली अंग्रेजी शराब का भंडारण और कारोबार किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे उत्पाद सिपाहियों की टीम ने शिवचरण महतो के घर पर दबिश दी। छापेमारी की भनक लगते ही शराब हटाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण मौके पर अपेक्षित मात्रा में शराब नहीं मिल पाई। हालांकि तलाशी के दौरान टीम ने घर से लगभग 18 से 25 लीटर नकली अंग्रेजी शराब बरामद की है। रोशनी खलको पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, चुनाव आयोग से शिकायत। रांची नगर निगम मेयर पद की प्रत्याशी रोशनी खलको के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया कि नामांकन के दौरान प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने ऐसे कृत्य किए जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के खिलाफ है। इस मामले में नगर निगम चुनाव की राजनीति को और गरमा दिया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि 4 फरवरी को रोशनी खलको ने नामांकन दाखिल करने के दौरान समर्थकों के साथ जुलूस निकाला। यह जुलूस कमिश्नरी गेट तक पहुंचा, जहां धार्मिक नारों का प्रयोग किया गया। आरोप है कि भगवा झंडे के साथ प्रचार किया गया है, जो आदर्श चुनाव आचार संहिता का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। पत्र में इसे चुनावी नियमों के विरुद्ध बताया गया है। शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान धार्मिक प्रतीकों, नारों या भावनाओं का उपयोग प्रतिबंधित है। इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती है और मतदाताओं पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के कृत्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मर्यादा के खिलाफ है और इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। खलारी में डकरा कांटा घर के पास टीपीसी उग्रवादियों ने की फायरिंग। खलारी थाना क्षेत्र के डकरा कांटा घर के समीप शुक्रवार की सुबह टीपीसी उग्रवादियों ने कई राउंड हवाई फायरिंग की है। इस घटना के बाद कोयला व्यवसाय से जुड़े कामकाज पूरी तरह ठप हो चुके हैं और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह लोग अपने दैनिक कार्यों और कोयला लोडिंग के काम में जुटे हुए थे। तभी टाटीझरिया पुलिस कैंप से कुछ ही दूरी पर स्थित डकरा कांटा घर के पास उग्रवादियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से कई राउंड हवाई फायरिंग की है। घटना को अंजाम देने के बाद उग्रवादी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। झारखंड में फिर ठंड बढ़ने की संभावना, अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट के संकेत। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में अगले 24 घंटों के दौरान ठंड बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के तापमान में गिरावट शुरू होगी और रात के समय ठिठुरन बढ़ेगी। सुबह के समय कुहासा छाने की भी संभावना है। अगले 3 दिनों के भीतर राज्य के न्यूनतम तापमान में करीब 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सुबह हल्के से मध्यम कुहासे का असर देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे का कोहरा कुहासा देखा गया। रांची मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटों के बाद ठंड और बढ़ सकती है। न्यूनतम के साथ साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। खूंटी, गुमला, पलामू, हजारीबाग और रामगढ़ में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच सकता है। दक्षिणी जिलों, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा खरसावा में भी न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। सुबह हल्का कोहरा और दिन में ठंडी हवाएं लोगों को ठंड का एहसास कराएंगी। रांची में पार्षद पद के 76 नामांकन रद्द, मेयर के सभी 19 पर्चे सही, अब होगी नाम वापसी।
नगर निगम चुनाव के मद्देनजर रांची नगर निगम क्षेत्र के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी प्रक्रिया गुरुवार को पूरी कर ली गई है। पार्षद पद के लिए प्राप्त हुए 466 नामांकन पत्रों में से स्क्रूटनी में 76 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। इस तरह अब इस पद के लिए 390 आवेदन सही पाए गए हैं। इनमें 242 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। समाहरणालय स्थित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में निर्धारित तिथि और समय पर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप आवेदनों की स्क्रूटनी की गई। स्क्रूटनी के दौरान नामांकन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की वैधता, शपथ पत्र, प्रस्तावक समर्थक से जुड़े विवरण सहित सभी आवश्यक बिंदुओं की गहन जांच की गई। जांच के उपरांत महापौर पद के लिए नामांकन करने वाले सभी 19 उम्मीदवार योग्य पाए गए हैं। इनमें 5 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं स्क्रूटनी के बाद रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी 53 वार्डों के लिए पार्षद पद पर कुल 390 अभ्यर्थी योग्य पाए गए हैं। पलामू में नवजात की मौत पर परिजनों का जोरदार हंगामा, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसव के कुछ घंटे बाद नवजात बच्चे की मौत हो जाने के मामले में आज शुक्रवार को स्वजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया है। हंगामा के कारण करीब 1 घंटे तक ओपीडी से लेकर अस्पताल परिसर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सूचना मिलने पर अस्पताल पुलिस चौकी के पुलिस पदाधिकारी व जवान मौके पर पहुंचे और स्वजनों को समझाकर मामला शांत कराया गया। जानकारी के अनुसार पड़वा थाना क्षेत्र के रजहरा गांव निवासी रवियांश कुमार बुधवार को अपनी पत्नी सानिया कुमारी को प्रसव के लिए MMCH के महिला वार्ड में भर्ती कराया था। अस्पताल में सानिया कुमारी का सामान्य प्रसव कराया गया, लेकिन प्रसव के करीब आधे घंटे बाद नवजात की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्वजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नवजात की मौत के बाद स्वजन शव को अपने घर ले गए थे और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। धनबाद मेयर चुनाव में बड़ा फेरबदल, झामुमो नेत्री नीलम मिश्रा ने नाम लिया वापस, चंद्रशेखर अग्रवाल को समर्थन। नगर निकाय चुनाव के बीच धनबाद मेयर पद को लेकर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके साथ ही झामुमो ने मेयर पद के लिए चंद्रशेखर अग्रवाल को समर्थन देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि 4 दिन पहले ही भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व धनबाद मेयर शेखर अग्रवाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा था। शेखर अग्रवाल भाजपा झारखंड प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रह चुके हैं और वे पहले भी धनबाद के मेयर पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है और चंद्रशेखर अग्रवाल ने धनबाद मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। झामुमो के समर्थन के बाद उनके चुनावी अभियान को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि 23 फरवरी को मतदान होना है। बड़ी खबर, रांची पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के नए प्रभारी अभियंता प्रमुख बने निरंजन कुमार। रांची पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। विभाग के नए प्रभारी अभियंता प्रमुख के रूप में निरंजन कुमार को नियुक्त किया गया है। इससे पहले अनिल प्रसाद पद पर कार्यरत थे, लेकिन सिर्फ 3 महीने के अंदर ही उन्हें हटाकर निरंजन कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिंकू सिंह को नूतन सिंह ने दिया समर्थन और आशीर्वाद, नाम वापसी की घोषणा। जमशेदपुर में जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष पद की उम्मीदवार नूतन सिंह ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी रिंकू सिंह को समर्थन व आशीर्वाद देते हुए अपना नाम वापसी का निर्णय लिया है। इस चुनाव में रिंकू सिंह भाजपा समर्थित उम्मीदवार है। यह जानकारी भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिन्हा ने दी। वे यहाँ स्टेशन रोड स्थित पप्पू सिंह के आवास पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि चुनाव में उम्मीदवारी के लिए कई लोगों ने आवेदन दिया था। नूतन सिंह व इनके पति पप्पू सिंह भी अच्छी तैयारी की थी, लेकिन पार्टी ने समर्थित प्रत्याशी रिंकू सिंह को बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश का सम्मान करते हुए नूतन सिंह व पप्पू सिंह ने रिंकू सिंह को सहर्ष समर्थन देने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है। इस दौरान रिंकू सिंह ने नूतन सिंह से आशीर्वाद लिया, साथ शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। इसके साथ ही नूतन सिंह ने भी रिंकू सिंह के सम्मानित कर विजय श्री का आशीर्वाद देते हुए हर तरह से सहयोग के प्रति आश्वस्त किया है। बड़ी खबर, गिरिडीह से लापता किशोरी 40 दिन बाद रांची से बरामद। झारखंड स्थित गिरिडीह जिले से लापता हुई नाबालिग किशोरी को रांची से सकुशल बरामदी की गई है। जानकारी के मुताबिक 26 दिसंबर की शाम किशोरी अपने घर के पास के ही एक दुकान में सामान खरीदने के लिए निकली थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। देर रात तक घर नहीं लौटने पर उसके परिजनों के द्वारा आसपास में खोजबीन शुरू की गई, लेकिन किशोरी का कोई सुराग नहीं मिला। बाद में किशोरी के परिजनों द्वारा इस घटना की जानकारी बेंगाबाद थाना में दर्ज कराई गई। पुलिस में रिपोर्ट लिखाते समय किशोरी की मां ने बताया था कि गादी गांव का विकास नाम का एक लड़का उनकी बेटी से लगातार मोबाइल फोन पर बात करता है। इस पर पुलिस को शक हुआ कि किशोरी विकास के साथ ही चली गई होगी। युवक गलत नियत से नाबालिग को भला फुसलाकर अपने साथ ले गया होगा। मामला दर्ज होने के बाद बेंगाबाद पुलिस द्वारा खोजबीन शुरू की गई। बेंगाबाद पुलिस ने विकास कुमार को उसके घर से थाना बुलाकर पूछताछ की। इस दौरान युवक ने पहले बताया कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। बाद में पुलिस द्वारा युवक पर दबाव बनाया जाने पर युवक ने बताया कि घटना के दिन जब किशोरी दुकान के लिए घर से निकले थे, तभी युवक बाइक से लेकर फरार हो गया था। उसके बाद युवक ने पुलिस को बताया कि वहाँ से दोनों रांची आ गए थे। मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर हुए जिम मालिक ने ठुकराया झारखंड के मंत्री का 2 लाख का इनाम। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार के बचाव में बजरंग दल के सदस्यों से उलझने वाले 42 साल के जिम मालिक दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक इन दिनों लोगों के बीच छाए हुए हैं और इसी बीच उन्होंने एक बार फिर लोगों का दिल जीतने वाला काम कर दिखाया है।
दरअसल दीपक के व्यवहार से खुश होकर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने उन्हें अपने वेतन से 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। हालांकि मोहम्मद दीपक ने इस राशि को लेने से इनकार कर दिया है। इसे ठुकराते हुए उन्होंने कहा कि यह रकम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दी जानी चाहिए। कुमार ने बताया कि उन्हें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा घोषित 2 लाख रुपए के इनाम के बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता चला। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अगर मंत्री यह रकम किसी दिव्यांग व्यक्ति या किसी अन्य जरूरतमंद व्यक्ति को देते हैं तो यह सच में तारीफ के काबिल होगा। इस दौरान दीपक ने कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह नेगी और हरक सिंह रावत से मिले समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया। झारखंड भवन के अवर सचिव के साथ बदसलूकी को कैबिनेट गंभीरता से लिया, कार्रवाई की संभावना। झारखंड भवन दिल्ली में पिछले दिनों अवर सचिव गोपाल जी और 4th ग्रेड कर्मचारी अवध के बीच हुई धक्का मुक्की और गाली गलौज को कैबिनेट डिपार्टमेंट ने गंभीरता से लिया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवश्यक प्रक्रिया अपनाए जाते हुए दोषी कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की पूरी संभावना है। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों झारखंड भवन में पदस्थापित अवर सचिव गोपाल जी के साथ 4th ग्रेड कर्मचारी अवध उलझ गया था। अवध अपनी सेवा संबंधित किसी विषय का निपटारा नहीं होने को लेकर अवर सचिव गोपाल जी के साथ उलझ गया। उसने गोपाल जी के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज भी किया। इसको लेकर झारखंड भवन में असहज स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद विभाग ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। देवघर में महाशिवरात्रि पर भव्य शिव बारात की तैयारी, पारंपरिक झांकी के साथ साइबर दैत्य भी होगा। साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने की कोशिश। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ की नगरी देवघर में शिवरात्रि पर इस बार भी भव्य शिव बारात निकालने की तैयारी की जा रही है। इस बार यह बारात पौराणिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेगी। मान्यता है कि शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होता है, जिसमें सिंदूरदान की परंपरा विशेष महत्व रखती है। यह परंपरा देवघर की शिव बारात को देश भर में अलग पहचान दिलाती है। शिव बारात में हर साल की तरह इस बार भी कई झांकियां शामिल होंगी। इनमें भूत प्रेत, साधु संत, देवी देवताओं और पौराणिक पात्रों को दर्शाया जाएगा। इन झांकियों को तैयार करने का काम महाशिवरात्रि से लगभग 1 महीने पहले शुरू हो जाता है, जिसमें स्थानीय कलाकार, कारीगर और युवा भाग लेते हैं। इस साल के शिव बारात का मुख्य आकर्षण साइबर दैत्य की झांकी होगी। इसका उद्देश्य बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल ठगी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह झांकी एक गंभीर सामाजिक समस्या को धार्मिक और सांस्कृतिक मंच के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है, ताकि लोग साइबर अपराधों से सतर्क रह पाएं। शिवरात्रि पर देवघर में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं और शिव बारात में शामिल होते हैं। अनुमान है कि इस बार 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु देवघर आएंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। नेशनल बैडमिंटन रैंकिंग में पहली बार रांची के सन्वित रमेश बने उपविजेता। रांची के उभरते हुए बैडमिंटन स्टार सन्वित रमेश परम ने राजस्थान के जयपुर में आयोजित प्रतिष्ठित ऑल इंडिया नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 डबल्स वर्ग में उपविजेता बनकर राज्य का मान बढ़ाया है। राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के किसी बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा इस श्रेणी में ट्रॉफी जीतने की यह पहली ऐतिहासिक उपलब्धि है। सन्वित ने टूर्नामेंट के दौरान शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। खिताबी मुकाबले में कड़े संघर्ष के बाद उन्हें उपविजेता की ट्रॉफी से संतोष करना पड़ा, लेकिन उनकी इस जीत ने झारखंड बैडमिंटन के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और प्रशिक्षकों ने सन्वित को बधाई दी है। बोकारो में 1984 सिख दंगा पीड़ितों के लिए 14,62,000 मुआवजा आवंटित। झारखंड सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय और राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बोकारो जिले के चिन्हित दंगा पीड़ितों के लिए 14,62,000 मुआवजा राशि आवंटित कर दी है। विभाग ने बीते 29 जनवरी को इस राशि के आवंटन को औपचारिक स्वीकृति दी थी। अब इस फंड को उन परिवारों को दिया जाएगा जो दशकों से मुआवजे का इंतजार कर रहे थे। इस संबंध में विभाग के सचिव ने बोकारो डीसी को पत्र लिखकर सूचना दी है और भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पत्र में स्पष्ट किया गया कि आवंटित राशि का वितरण पारदर्शी तरीके से किया जाए। बता दें कि मुआवजे का भुगतान केवल उन्हीं पीड़ितों को किया जाएगा जिनका नाम सरकारी सूची में दर्ज किया गया है। गढ़वा पुलिस ने लौटाई एक मां की खुशी, खोए हुए नवजात को सकुशल किया बरामद। गढ़वा के रंका से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जन्म के बाद नवजात बच्चे को दूसरे को दे दिए जाने का मामला उजागर हुआ था। मामला सामने आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नवजात बच्चे को बरामद कर उसकी मां को सौंप दिया है। रंका डीएसपी रोहित रंजन सिंह ने बताया कि रंका थाना क्षेत्र के भलुआनी गांव की रहने वाली बसंती देवी ने थाने में आवेदन देकर अपने नवजात बच्चे को वापस दिलाने की गुहार लगाई थी। महिला ने बताया था कि 27 अक्टूबर 2025 को वो अपनी मामी मंदोदरी देवी के साथ प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी। प्रसव के बाद मामी ने अस्पताल में ही अपनी बेटी को नवजात सौंप दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शाहपुर चैनपुर स्थित रिश्तेदार के घर पर छापेमारी कर बच्चे को सकुशल बरामद किया और उसे उसकी मां बसंती देवी को सौंप दिया। होली पर रांची से 3 स्पेशल ट्रेनें, टाटानगर से चलेंगी 2 ट्रेनें।
होली इस बार 4 मार्च को मनाई जाएगी। त्योहार के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने रांची से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रांची रेल मंडल से चलने वाली 3 स्पेशल ट्रेनों में रांची गोरखपुर रांची, रांची अजमेर रांची और रांची जयनगर रांची शामिल है। इसके अलावा टाटानगर रेल मंडल से 2 स्पेशल ट्रेनें टाटानगर किशनगंज टाटानगर और टाटानगर बक्सर टाटानगर चलाई जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यदि त्योहार के दिनों में यात्रियों की संख्या और बढ़ती है तो अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के परिचालन पर भी विचार किया जाएगा। रांची और टाटानगर से स्पेशल ट्रेनों के परिचालन से झारखंड के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार होली के समय बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, छात्र और नौकरी पेशा लोग अपने गृह नगरों की ओर लौटते हैं, जिससे सामान्य ट्रेनों में भीड़ बहुत बढ़ जाती है। रेल प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर और ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। चतरा में खुलेगी यूनिवर्सिटी, कोडरमा का होगा तेज विकास, सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोडरमा जिले का विकास तेज गति से किया जाएगा। वहीं इससे सटे चतरा जिले में बहुत बड़ा अंबेडकर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इस विश्वविद्यालय में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। इसका काम तेजी से पूरा कराया जाएगा। सीएम गुरुवार को कोडरमा के लोकाई मैदान में आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि एक जमाने में कोडरमा में अभ्रक का भंडार था। यहाँ की चमक पूरी दुनिया में फैलती थी, मगर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज यह बंद हो चुका है। इसके कारण कोडरमा जिला और कोडरमा की जनता पिछड़ती चली गई है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में झारखंड को कुछ नहीं दिया है, झंडी दिखा दी। अगर हम झंडी दिखाने लगेंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। केंद्र सरकार के पास पैसा है, रुपया है, हमारे पास जनता की ताकत है। हमारा अधिकार केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम लड़कर भी लेना जानते हैं। इसके लिए जहाँ जाना होगा जाएंगे, मगर जैसे हम लड़कर झारखंड लिए वैसे ही लड़कर अपना हक भी लेंगे। झारखंड में पुलिस ट्रेनिंग का हाल, 110 में से 34 जवान फायरिंग टेस्ट में फेल। झारखंड पुलिस जवानों की ट्रेनिंग को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार जैप 10 परिसर में आयोजित पदोन्नति प्रशिक्षण में शामिल 110 में से 34 पुलिसकर्मी फायरिंग टेस्ट में फेल हो चुके हैं। गौरतलब है कि साक्षर आरक्षी में से सहायक अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के लिए जैप 10 परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 110 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया था। प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन में 110 में से सिर्फ 72 पुलिसकर्मी ही सफल हो पाए, जबकि 38 जवान असफल घोषित किए गए हैं। सबसे गंभीर बात यह रही कि फेल हुए 38 पुलिसकर्मियों में से 34 जवान फायरिंग टेस्ट में सफल नहीं हो पाए हैं। वे अपने लक्ष्य पर एक भी सटीक निशाना नहीं लगा पाए हैं, जिससे उनकी बुनियादी निशानेबाजी क्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं। सिर्फ निशानेबाजी में ही नहीं बल्कि पुलिसिंग के अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी और शारीरिक मापदंडों में भी जवानों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने योगदा सत्संग आश्रम का किया अवलोकन, ध्यान साधना कर अनुभव की आध्यात्मिक शांति। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार योगदा सत्संग आश्रम रांची पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम परिसर का अवलोकन किया। इस दौरान वे उस कक्ष में भी गए जहां स्वामी परमहंस योगानंद जी निवास किया करते थे। राज्यपाल ने स्मृति मंदिर में जाकर ध्यान साधना की और आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया है। आश्रम भ्रमण के क्रम में वरिष्ठ स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी ने राज्यपाल को योगदा सत्संग आश्रम की आध्यात्मिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने आश्रम की गुरु शिष्य परंपरा तथा योगदा सत्संग परंपरा के माध्यम से आत्म विकास, चरित्र निर्माण और मानव कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों से राज्यपाल को अवगत कराया है। इस अवसर पर स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी द्वारा राज्यपाल को योगी कथामृत, ईश्वर अर्जुन संवाद, आत्मा साक्षात्कार की यात्रा सहित अन्य महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ एवं योगदा सत्संग सोसाइटी द्वारा प्रकाशित कैलेंडर भेंट किए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि वे लंबे समय से योगदा सत्संग आश्रम आना चाहते थे, जो आज पूरा हुआ। जमशेदपुर करंडिया चौक पर विधायक संजीव सरदार ने ट्रैफिक सिग्नल का किया शुभारंभ, जाम से मिलेगा निजात। जमशेदपुर के करंडिया चौक पर सालों से लंबित ट्रैफिक सिग्नल का गुरुवार को विधिवत शुभारंभ किया गया है। पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार ने पूजा अर्चना के बाद ट्रैफिक लाइट को स्विच ऑन कर इसका उद्घाटन किया है। ट्रैफिक सिग्नल के शुरू होने के क्षेत्रवासियों को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह बहुप्रतीक्षित मांग विधायक संजीव सरदार के निरंतर प्रयासों से पूरा हो पाया है। ट्रैफिक सिग्नल के संचालन से करंडिया चौक की यातायात व्यवस्था अब अधिक सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित हो पाएगी। करंडिया क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और बार बार लगने वाले जाम से स्थानीय नागरिक, स्कूली बच्चे, मजदूर और राहगीर लंबे समय से परेशान चल रहे थे। ट्रैफिक सिग्नल चालू होने से न केवल यातायात जाम की समस्या कम होगी बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी घटेगी। इससे आम लोगों के समय की बचत होगी और रोजमर्रा का आवागमन आसान होगा। गिरिडीह में श्री रामचरितमानस महायज्ञ का शुभारंभ, कलश यात्रा के साथ हनुमंत राधाकृष्ण का शिव दरबार प्राण प्रतिष्ठा। गिरिडीह में शुक्रवार सुबह श्री रामचरितमानस महायज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसकी शुरुआत सिरसिया पुराना पुल ब्लॉक रोड से शहर तक निकाली गई कलश शोभा यात्रा से की गई। इस महायज्ञ में हनुमंत, राधाकृष्ण और शिव दरबार की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवाओं ने भाग लिया है। कलश यात्रा में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश लेकर चल रही थी। पुरुष श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश शोभा यात्रा सिरसिया हनुमान मंदिर से शुरू होकर बरगंडा टावर चौक, कालीबाड़ी और मकतपुर चौक से गुजरी है। यह यात्रा सिरसिया छठ घाट पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलशों में जल भरा गया। इसके बाद श्रद्धालु कलश लेकर यज्ञ स्थल की ओर लौट पड़े। मुख्य पुरोहित आचार्य सरोज कुमार पांडे ने बताया कि यह धार्मिक अनुष्ठान 7 दिनों तक चलेगा।
7 फरवरी श्री रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ होगा, जिसके साथ देवी देवताओं का पूजन और हवन किया जाएगा। 11 फरवरी को हनुमंत, राधा कृष्ण और शिव दरबार की प्रतिमाओं का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इसके बाद 12 फरवरी को श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। चतरा डीएसपी समेत टंडवा और लावालौंग थाना प्रभारी हाईकोर्ट तलब, मोबाइल जब्त। मैट्रिक परीक्षार्थी को अवैध तरीके से हिरासत में लेने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा के डीएसपी समेत टंडवा और लावालौंग के थाना प्रभारी को तलब कर दिया है। इन तीनों का मोबाइल जब्त करके कोर्ट के रूम में बैठा दिया गया है। इसके साथ ही अदालत ने चतरा एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होकर यह बताने का निर्देश दिया कि परीक्षार्थी को किस आधार पर हिरासत में लिया गया था, क्या पुलिस ने इसका कोई केस डायरी तैयार किया है। मिली जानकारी के अनुसार परीक्षार्थी की मां की ओर से हाईकोर्ट में हैवियस कॉर्पस सुनवाई के लिए दायर याचिका पर यह कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नारायण प्रसाद और ए.के. राय की खंडपीठ ने इस मामले पर दोबारा सुनवाई करने की बात कही है। अदालत ने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि 26 और 27 जनवरी की रात को 2 बच्चों को घर से क्यों उठाया गया, पूछताछ के बाद उन्हें तुरंत क्यों नहीं छोड़ा गया, उन दोनों बच्चों को 10 दिनों तक हिरासत में क्यों रखा गया। राज्यपाल से शिकायत के बाद वीसी दिनेश सिंह ने चांसलर पोर्टल एडमिशन मामले में बुलाई बैठक। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति ने चांसलर पोर्टल से एडमिशन के मामले में बैठक बुलाई है। 7 फरवरी को होने वाली बैठक में सभी अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्य को एडमिशन के ब्यौरे के साथ शामिल होने का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यपाल से नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के अधीन संबद्ध कॉलेजों को चांसलर पोर्टल की सुविधा देने के मामले में भेदभाव बरतने से संबंधित शिकायत भी की थी। राज्यपाल को सौंपे गए शिकायती पत्र में कहा गया था कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के 3 नवंबर 2025 को जारी एक आदेश में 4 और 5 नवंबर 2025 को चांसलर पोर्टल सिर्फ सरकारी कॉलेजों के लिए खोलने का निर्देश दिया गया था। जमशेदपुर में साधु के वेश में ठगी करने वाले 2 संदिग्ध दबोचे गए। स्थानीय लोगों की सतर्कता से मिली सफलता। ओलिडिया थाना क्षेत्र के डिमना रोड में गुरुवार को स्थानीय लोगों की सतर्कता से साधु के वेश में घूम रहे 2 संदिग्ध ठगों को पकड़ लिया गया है। आरोप है कि ये वही बाबा हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले मानगो की सुभाष कॉलोनी में एक महिला से गहने और नकदी की ठगी की थी। सूचना मिलने पर ओलिडिया पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में ले लिया है। बीते दिनों सुभाष कॉलोनी में साधु के वेश में आए ठगों ने महिला को धार्मिक बातों में उलझाकर पहले भरोसा जीता और फिर सोना शुद्ध करने व अनुष्ठान का झांसा देकर कीमती गहने व नकदी लेकर फरार हो गए थे। घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल था और लोग सतर्क हो गए थे। गुरुवार को वही 2 संदिग्ध बाबा डिमना रोड क्षेत्र में भिक्षा मांगते और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त नजर आए हैं। स्थानीय लोगों ने हुलिया मिलते ही उन्हें पहचान लिया और घेराबंदी कर पकड़ लिया है। इसके बाद तुरंत ओलिडिया पुलिस को सूचना दी गई। झारखंड की 2 बेटियां लापता, सेजल 5 सालों से तो पुष्पा 7 महीनों से। बोकारो जिला स्थित पिंडराजोरा थाना क्षेत्र से 2 लड़कियों के गायब होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यह मामला पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के 2 गांवों का है, जहां सेजल झा पिछले 5 सालों से गायब है। वहीं इसी थाना क्षेत्र के खोटाडिया गांव की पुष्पा कुमारी भी पिछले 7 महीनों से लापता है। दरअसल गिरधर टांड गांव की रहने वाली सेजल झा 16 अक्टूबर 2020 को उस वक्त लापता हो गई थी जब वह सुबह करीब 11:15 बजे साइकिल से बगल के ही गाँव कुरमा के लिए ट्यूशन पढ़ने निकली थी। सेजल के घर से निकलने के महज 15 मिनट बाद ही मुख्य सड़क पर एक ट्रैक्टर चालक जो सेजल को जानता था, उसे सड़क किनारे साइकिल, चप्पल और किताबें गिरी हुई मिली थी। चालक ने सेजल के घर जाकर तत्काल इसकी सूचना दी। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो वहां देखा कि बिखरा हुआ सारा सामान सेजल का ही था। इसके बाद तुरंत प्रभाव से परिजनों ने पिंडराजोरा थाना में इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई और घटना के 1 सप्ताह के भीतर तत्कालीन एसपी चंदन झा ने एसआईटी टीम का गठन कर सेजल की खोजबीन शुरू कर दी है। हालांकि इसके बाद भी सेजल का कोई पता नहीं चल पाया है। उसके बाद यह मामला डीजीपी स्तर तक पहुंचा। बताते चले कि अलग अलग समय पर तत्कालीन एसपी प्रियदर्शी और वर्तमान एसपी हरविंदर सिंह की टीमों के द्वारा कई राज्यों में संभावित ठिकानों पर